हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का मैथ और रीजनिंग का टोटल 50-55 सवाल देखेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो कि ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। पिछले जो अब तक जो एग्ज़ाम हुए ग्रुप डी में उसमें कैसा मैथ का सवाल पूछता है और कैसा रीजनिंग का सवाल पूछता है, उसे का एनालिसिस करेंगे, सॉल्व पेपर करेंगे, बहुत ही ईजी वे में बताएंगे। टोटल 50 से 55 सवाल ही रहेगी। प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला सवाल मैथ का है, बहुत ही शानदार सवाल ये पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तथा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का महत्तम समवर्तक यानी HCF ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकलती है HCF। सबसे पहले इसको जो है इसका द्विघात समीकरण निकालना है। तो कैसे निकलेगी देखिए, यहाँ अगर द्विघात समीकरण निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ेगा। यहाँ 1 है और यहाँ लास्ट में 6 है, मतलब 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और दोनों को जोड़ेंगे तो 5। आगे है माइनस, तो यानी बड़ा के आगे माइनस रखना पड़ेगा। यानी अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो फाइनली क्या निकलेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 दूनी 6 होती है और दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 5 भी होगा। तो एगो 3 रखेंगे, एगो 2 रखेंगे, समझ गए। बड़ा के आगे यहाँ 5 के आगे बड़ा के आगे माइनस है तो यहाँ बड़ा के आगे माइनस रखेंगे और छोटा के आगे भी माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी एक्स, ये माइनस, इसके साथ भी एक्स रखना पड़ेगा, इसके साथ भी एक्स रखना पड़ेगा। और लास्ट में है 6, तो लास्ट में यहाँ पर रखेंगे 6 प्लस 6, समझ गए। अब ये जो है एक्स स्क्वायर है और 3x है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे क्या, एक्स। तो अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 3। x अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, है ना। और यहाँ अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 3 और एगो तो सेम यही हो जाएगा, x माइनस 3 यही हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा आपका 2, लेकिन 2 के आगे माइनस है तो -2 हो जाएगा ना, -2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। -2 क्योंकि दोनों गुना अगर 2x और ये ऊपर में 2x और 2 या 6 माइनस माइनस प्लस। बाहर वाला एक ही को लिखना है, मतलब x माइनस 2, और अंदर वाला दोनों में से एक ही को लिखना है, x माइनस 3। तो ये निकल गया। अब दूसरा वाला निकालते हैं इधर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। देखिए कितनी आसानी से निकलेगी। सबसे पहले जो है एक्स क्यूब है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 2, यही बचेगा, है ना। एक्स माइनस 2 ही बचेगा। प्लस यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर एक्स माइनस 2 ही है तो एक्स माइनस टू कितना से गुना करेंगे कि सेम आ जाएगा, तो 1 से, समझ गए। 1 से ही गुना करें तो तब ना सेम आ जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी एक्स माइनस 2 ही है। तो फाइनली यहाँ क्या निकलेगा, बाहर वाला एगो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 को का एक को लिखना है, मतलब एक्स माइनस 2, ठीक है। अब ये दोनों में देखना है कि इसको और इसको, ये दोनों में जो है वह कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन क्या लग रहा है, एक्स माइनस 2। देख रहे हैं इसमें भी है इसमें भी है, तो वही आपका HCF हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। देखिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, पाई का मान अगर 180 डिग्री, तो यहाँ पर दे दिया है सारा इसका मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर पाई बटे 3, यानी पाई का मान अगर हम 180 रखेंगे तो 180 और नीचे हो गया आपका 3, तो 3 से इसको भाग देंगे तो 60, यानी साइन स्क्वायर जो है ना वह साइन 60 है जो है वह हो जाएगा साइन 60 का स्क्वायर, समझ गए। अब फिर यहाँ पाई का मान 180 रखेंगे तो फिर उसको 6 से भाग देंगे, तो 6 से भागे 6 18 30, यानी फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, खाली 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस फिर कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ फिर 180 रखेंगे तो 180 और बटे यहाँ फिर 2 रखेंगे, यानी 90, यानी कॉस 90 का स्क्वायर, ठीक है, कॉस 90 का स्क्वायर। अब देखना है कि साइन 60 डिग्री जो है उसका मान क्या होता है, √3/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 मतलब 3 बटे 2, यानी 2 दूनी 4 बराबर किसके बराबर हो जाएगा,
साइन 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है 1/√3 होती है ना, 0 1/2 1/√2 होती है ना। तो 1, अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी, ये tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3, उसका स्क्वायर यानी 1/3, ठीक है। माइनस माइनस रखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/√2 मतलब 2, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या 3/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह बराबर करने से नहीं आ रही, मतलब ये प्लस होगा, तब याद रखना ये प्लस होगा, यानी ये प्लस है, ठीक है। चलिए तो इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 का पढ़ा इधर 4 तिया, 3 तिया ऊपर में 9 प्लस 3 4 4 एकम 4 माइनस 2 का पड़ा 6, तो इधर 6, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 में माइनस किया था 6, तो कितना हो जाएगा 7/12। ऑप्शन में मैच कर रहा है, कहीं ऑप्शन में 1 नंबर में मैच कर रहा है। आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों दिनों तक जो है वह कार्य को एक दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। ज़बरदस्त सवाल किया गया। जैसे मान के चलिए बोल रहा है कि ए जो है ना वह बोल रहा है कि बी की तुलना में 2 गुना ले रहा है। अब बी को हम कितना रखेंगे, ये तो जवाब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना है। अगर हम सी को एक्स मान लेते हैं, याद रखना, ठीक है, अगर हम सी को एक्स मान लेते हैं तो सी यहाँ बोल रहा है कि जो बी की तुलना में 2 गुना है और सी की तुलना में 3 गुना है, कौन ए, यानी अगर ये सी एक्स है तो ए कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि ए जो है ना वह सी से 3 गुना है, 3x हो जाएगा। अब बोल रहा है बी जो है ना वह ए बी की तुलना में 2 गुना है, ए जो है ना ए बी की तुलना में 2 गुना है, तो 2 गुना है यानी बी की तुलना में 2 गुना है, तो बी कितना हो जाएगा 1 आधा हो जाएगा ना, 1 आधा हो जाएगा ना। ए कितना है 3x, तो ये हो जाएगा 3x/2, और 2 को डायरेक्ट नीचे का है डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, समझ गए। अब ये तीनों मिलकर किसी काम को एक दिन में कर रहा है, तो बराबर 1 सबको जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये तीनों को जो है वह हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 3x, ऊपर में हो जाएगा 1, ऊपर में फिर यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 1, ठीक है। अब ये 3x उधर गुना होगा तो 3x ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी x बराबर क्या निकला 3 दूनी 6 यानी 2, x बराबर 2 निकला। अब बोला ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में कर रहा था 3x, x की जगह हम कितना रखेंगे 2, यानी दोनों को गुना करेंगे तो 6 दिन, ए जो है वह 6 दिन में काम कर ले रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 दिन यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए 3 नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, देखिए पूरा 76,700 रुपये की धनराशि को ए बी और सी में बांटना है ताकि ए को मिले प्रत्येक रुपये के बदले में बी को 90 रुपया मिलेगा। यानी ए को, ए है बी है, खाली ध्यान से देखिएगा बहुत ही ईजी बता रहे हैं, सी है, ठीक है। ए अगर हम 100 मान लेते हैं तो बी को कितना मानना पड़ेगा, बोल रहा है कि बी जो है 90 पैसे मिला है, मतलब ये 90 हो जाएगा। अब सी को जो मिला ना वह बी का 110 पैसा, यानी 90 का 110 पैसा, नीचे 100, तो ये 2 जीरो 11 नम 99, यानी सी को फाइनली कितना मिल रहा है 99 पैसा। समझ गए। इस विभाजन में बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा ऊपर में रहेगा, यानी ऊपर में 9 रहेगा, और टोटल हिस्सा कितना है तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 9 9 9 18 के 8 हाथ में बचा 1 1 और 1 2 289, और कितना हिस्सा बांटना है 86,700 यही बांटना है, ठीक है। इसी को तो बांटना है। अब देखिए ये 289 है ना, इसको 3 बार में गुना करेंगे तो 860
67 होती है, याद रखना है ना। इसको 3 से गुना करना होती है 27, 3 दूनी 6, 3 आठी 24 और 2 26 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 7 8, मतलब ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना है, इधर 2 को 0 तो इधर 2 को 0 यहाँ लिख देंगे। इसको गुना करेंगे 9 तिया 27 और टोटल क्या हो गया 3 को 0, यानी 27,000 जो है वह केवल बी को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वह 768 रुपया है, तो वह धन याद करना है। बहुत ईजी सवाल। इसका फॉर्मूला जो होती है डिफरेंस बराबर क्या होती है, P इंटू R बट्टे 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस मेरे पास कितना है 768 रुपया बराबर P मेरे पास नहीं पता, इंटू R कितना है, R 8 है, उसी का स्क्वायर कर देंगे यानी 64 बटे 100 का स्क्वायर कर देंगे यानी 10,000। ठीक है, अब इसको जो है वह काटना है। 64 को 768 से क्या करता है देखते हैं। 8 का पहाड़ा इधर 8 इधर में, ये 8 का पहाड़ा जो है वह 8 9 72, 4 बचेगा 48, 8 6 48। ठीक है, तो ये 8 से इसको काटते हैं, 8 कम 8 और 2 16 12 12 में, ये 12 और इधर 10,000 गुना होगा, यानी P फाइनली कितना निकलेगा 12 और 4 गो 0, यानी 1,20,000। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये सवाल ये जो अंक दिया है इसमें से 9 से विभाजित करना है टोटल अंक। तो 9 का विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 3 है, 6 है, 3 है, 5 है, P है और 6 1 है, सबको जोड़ेंगे। 6 3 9, 9 5 14, 14 और 6 20 और 1 21। क्या 21 का पहाड़ा 21 जो है वह 9 के पहाड़ा में आता है नहीं, तो 9 के पहाड़ा में कितना 21 में जोड़ेंगे कि वह 9 से कट जाएगा, तो इसमें 6 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 27। क्या वह 9 से कटेबल है, बिल्कुल 3 बार में 9 3 27 होती है ना, पूरा पूरी कट जाएगा। तो जोड़ने के बाद अगर 9 से भाग रहा है लग रहा है तो टोटल संख्या भी 9 से कट जाएगा, यानी कितना जोड़े 6 जोड़े, यानी P की जगह वह 6 की कमी है, यानी P की जगह 3 है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, P की जगह 6 है। नेक्स्ट आता है, 300 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 13, अगर हम 300 कितना है 1, पहला वाला ऑप्शन लेते हैं 301, इसको 13 से काटते हैं तो 13 दूनी 26, 4 1 40 नहीं कटेगा। दूसरा वाला है 312 जोड़ने, तो 312 रखते हैं, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 26 और कितना बचा 5 और 2 52, 13 चौक 52, ये कट जाएगा, तो 12 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके वर्गों का अंतर 125 है, तो दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन है। देखिए, अगर दोनों का अंतर यानी एगो x मानते हैं दूसरा का y मानते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है 5, समझ गए। अब बोला है दोनों के वर्गों का अंतर, यानी इसका भी वर्ग करना है x का भी और y का भी वर्ग करना है, और दोनों का अंतर कितना है 125। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों में एक्स वाई स्क्वायर जो है वह कॉमन है, तो कॉमन वाला स्क्वायर उधर ले जाएंगे, यानी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ऐसे भी बना सकते हैं, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, इजिकल टू कितना है 125। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और x माइनस वाई का मान कितना है यहाँ पर 5 है, तो इसकी जगह लिखेंगे 5 बराबर कितना है 125। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी जोड़ेंगे तो 25 आएगा, घटाएंगे तो 10 आएगा, सॉरी 5 आएगा। तो ये जो है अब हम लोग को ये समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे अगर हम देखिए अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, इधर जुड़ेगा 2x, 2x बराबर कितना निकलेगा, ये भी जोड़ देना 25 और 5 यानी 30, तो x बराबर कितना निकलेगा 15। ठीक है, अब यहाँ अगर हम 15 रखेंगे तो यहाँ 10 रखना पड़ेगा, तब ना दोनों को घटाएंगे तो 5 आएगा, और दोनों को 15 और 10 दोनों को जोड़ने से 25 भी आ जाएगा। तो x बराबर कितना निकला 15, तो y बराबर कितना निकलेगा,
कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ने से 25 होना चाहिए ना। तो यहाँ पूछ के आ रहा है छोटी संख्या क्या है, 10 है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक चक्रीय चतुर्भुज में अगर दो कोण 70 और 80 है तो शेष दो कोणों का योग जो है, दो कोणों का ज्ञात करना है। सवाल ज़बरदस्त किया है। तो चक्रीय चतुर्भुज उसको हम लोग पहले बनाते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का जो भी दिया गया है, इसमें अगर दो कोण एक 70 है और एक 80 है, ठीक है, एक 80 है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर मान के चलिए कोई एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, अगर दो कोण, एक को 70 दे दिया, यानी ये अगर 70 है और ये अगर 80 है, बाकी दो कोणों का मान ज्ञात करना है। तो सामने सामने वाला जो कोण होती है ना, वो दोनों का योग होता है 180 डिग्री, यानी अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये सामने सामने वाला भी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी ये 70 है तो दूसरा वाला 110 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180, तो 110 और 100, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल। नेक्स्ट, बस कॉन्सेप्ट खाली पता होना चाहिए। बोला कि पी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, क्यू 20 दिन में, और आर की सहायता से तीनों मिलकर 5 दिनों में कर रहा है। तो बोला आर अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए बहुत ज़बरदस्त सवाल, ठीक है। तो पी एक है, एक क्यू है और एक आर है, ठीक है। पी बोल रहा है 15 दिन में, यानी 1/15। क्यू जो है वह 20 दिन में, यानी 1/20। और आर कितना दिन में किया नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। और तीनों मिलकर, यानी तीनों को जोड़ेंगे, वो कितना दिन में कर दे रहा है, 5 दिन में, यानी 1/5, ठीक है। अब पहले ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे। अभी एक्स को हम लोग एक साथ एक छोड़ देते हैं अभी एक, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 15 4 बार में जाएगा, 20 3 बार में जाएगा, यानी फाइनली कितना निकलेगा, 7/60, ठीक है। अब यही 7/60 एक्स के साथ प्लस में है तो उधर चल जाएगा तो माइनस में, यानी फाइनली निकलेगा 1/x बराबर, ये एक्स इधर ही रहेगा, उधर क्या था 1/5, और ये -7/60, ठीक है। अब 7 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 60 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। 60 जो है वह 5 12 बार में जाएगा, और ये 7 का साथ ही रहेगा, यानी 12 में 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी 5 से इसको काटेंगे तो 12, जो कि किसका निकलेगा, एक्स का। एक्स किसको माने थे, आर का ना, तो वही पूछ रहा था आर अकेले कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ऑप्शन नंबर 1 राइट, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 और 24 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है होती है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 गुना D2, ठीक है। अब 1/2 का 1/2, ठीक है। अब D1 यानी पहला व्यास कितना है, 10 है, दूसरा वाला व्यास कितना है, 24 है। 2 से इसको काटेंगे 12 बार में, और 12 गुना 0 यानी 120, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दोगुना है तो 50% लाभ कमाने के लिए कितना छूट देना पड़ेगा। अगर मान के चलिए हम लागत मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है, इसका दोगुना है, यानी 200 हो जाएगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि हम बिक्री मूल्य 50% का लाभ कमाना है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य से होती है या लागत मूल्य से होती है। तो लागत मूल्य 100 है, हमको 50% लाभ कमाना है, तो 100 का 50% बढ़ा देंगे, यानी 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। अब ये बोल रहे हैं कि कितना छूट देना पड़ेगा, कि ये जो है ना वह 150 हो जाएगा। तो छूट हमेशा किस में दिया जाता है, अंकित मूल्य में। तो 200, अंकित मूल्य कितना है, 200। अब इसमें हम क्या छूट रखेंगे, यानी x/100 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 150। समझ रहे हैं, कितना शानदार सवाल था। ये एक जो है 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 75 जाएगा, यानी x बराबर कितना निकला, 75। छूट हमेशा 100 से घटा के लिखते हैं, यानी 100 - 75 कितना हो गया, 25, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1840 रुपया
और उसे 368 रुपये की छूट पर बेचा गया, तो छूट कितना था प्रतिशत में बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1840 रुपया अंकित मूल्य है, और छूट हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाता है, यानी कितना प्रतिशत छूट दिया नहीं पता, x/100 इजिकल टू कितना हो गया, ये x/100 जो है ना वह 368 निकला, लेकिन ये छूट जो हम 100 से घटा के लिखना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्ट अगर हम 100 से घटा के ही लिख रहे हैं तो ये मेरा यहाँ भी तो घटाना पड़ेगा, 1840 में 368 घटा के लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि छूट देने के बाद क्या मिलेगा वो बोल रहा है वहाँ पर सवाल। तो ये 1840 में हम लोग 368 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 में 2 8 गया तो 10 में 8 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ऊपर में इधर 8 से 13, 13 में 6 गया तो 7, ठीक है, और ये बचेगा 7, इधर 4 बचेगा और 1, यानी 1472, तो बराबर कितना हो जाएगा 1472, ठीक है। अब ये 1 0 कटेगा, x बराबर फाइनली कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1472 और एगो 0 तो गुना हो जाएगा, बट्टे ये गुना में है तो इधर भागा में 184, ठीक है, ये 184 हो गया। अब ये जो है ना काटेंगे, तो अगर हम इसको काट रहे हैं 8 से गुना कर रहे हैं, देखिए अगर 184 को 8 से गुना कर रहे हैं यानी 8 से, तो 8 चौक 32, यहाँ 2, 8 8 64 और 3 67, 6 8 1 8 14, यानी 8 बार में कट गया ना 1472, और एगो 0 ऑलरेडी है। तो x बराबर क्या निकलेगा, छूट था तो हमेशा 100 से घटा के लिखना पड़ेगा, तो 100 माइनस 80 यानी 20, तो प्रतिशत के रूप में कितना छूट दिया गया था 20%, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ए और बी, ए कॉमन है, ए उसको बी में बीच में लिखते हैं और बी इधर लिखते हैं, सी इधर लिखते हैं। बोल रहा ए और बी 4 5 है, यानी ए का मान 4 है, बी का मान 5 है, ठीक है। ए और सी, ए का मान 2 है और बी का मान सी का मान 3 है। अगर हम इसको दोगुना कर देते हैं, यानी 2 को दोगुना यानी ये 4, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, और 3 को दोगुना यानी 6 हो जाएगा। ऐसे दोगुना 3 गुना कर सकता है ना, रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो ये देखिए ये 4 और 4 सेम हो गया ना, यानी बी का मान फाइनली 5, सी का मान फाइनली 6 और ए का मान 4, दोनों सेम हो गया, जिगजे हो गुना करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। यानी बी का मान निकला 5, ए का मान निकला 4 और सी का मान निकला 6। बोला ए प्लस बी, यानी पहले ए और बी को जोड़ेंगे यानी 9 अनुपात, बी प्लस सी यानी बी और सी तो 6 और 5 11, तो 9 अनुपात 11 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, ये सवाल देखिए ज़बरदस्त सवाल, बोल रहा है माध्य दे दिया है 2.5, तो x का मान निकालना। मस्त सवाल किया है, यहाँ पर x का मान दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को गुना करना पड़ेगा, आवृत्ति f गुना x गुना करते हैं ना, तो ये गुना करेंगे तो 20 से कम ये 20 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा, और 5 4 की 9 और यह x 0 0, ठीक है। सो टोटल जोड़ेंगे 120 और 80 यानी 200, फिर यहाँ 100 तो 200, और ये हो गया 300 और एगो 9 यानी 309, एगो 0 ही था तो उसको छोड़ देते हैं, यानी 309 हो गया टोटल जोड़े तो। और टोटल जोड़ के कितना संख्या है उतना से भाग देंगे, तो कितना संख्या है यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास संख्या है केगो, यहाँ देखिए 20 40 कितना हो गया 60 60 और इधर 100 120 और 4 124 प्लस x, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, यानी 124 प्लस x है मेरे पास संख्या। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते थे, सारी संख्या को जोड़कर, सारी संख्या जो है उतना से भाग देते हैं, तो वही मेरा क्या निकलेगा एवरेज। तो सारी संख्या को ऊपर में जोड़ लिए और नीचे जितना भी संख्या उसे भाग देते रहे, तो मेरे पास क्या निकलेगा एवरेज। एवरेज मेरा दे दिया कितना 2.5, यानी इजिकल टू कितना लिखेंगे 2.5, ठीक है। अब यहां देखिए 309 तो कटेबल नहीं है, फिर से जोड़ते हैं, ये हो गया 100 और ये हो गया 200, ये हो गया 100,
20 एकम 20, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये 120, 4 दूनी 8, 5 4 9। अच्छा, कितना मिस्टेक किए हैं, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, हम यहाँ जोड़ दिए, 5 चौक 20 होगा ना, यहाँ फाइनली 320 हो जाएगा। छोटा छोटा मिस्टेक ये सब ध्यान देना, ठीक है। देखिए गलती सबसे होती है, लेकिन हाँ इस मिस्टेक को कितना कवर कर रहे हैं मायने वो भी रखता है। तो ये 320 हो गया। अभी हम समझ गए 309 था, कटेबल नहीं था, जबकि ऑप्शन जो है आपका पूरी एकदम एक्यूरेट है, पॉइंट में नहीं है, तब हम उसको समझ में आएगा कि कहीं मिस्टेक है। तो ये हो गया 320 बटे 124 प्लस एक्स इक्वल टू 2.5 है। अब ये क्रॉस मल्टीपल इधर गुना होगा, इधर 1 से गुना होगा, तो फाइनली 1 से गुना होगा तो वही हो जाएगा 320 बराबर इसके साथ गुना होगा 2.5, ठीक है। तो 2.5 को अगर हम गुना कर रहे हैं 124 से, तो 124 और 2.5 को गुना कर रहे हैं, या 2.5 को नहीं हम गुना करेंगे तो 124 को इधरे रखते हैं, 124 प्लस एक्स, और ये 2.5 इधर गुना में था, इधर भागा में डायरेक्ट लिख देते हैं 25, और पॉइंट के बाद एगो अक्षर है यानी एगो जीरो बढ़ जाएगा। 25 को 100 से काटते हैं 4 बार में, तो 32 को के बार में काटेंगे, यानी 32 गुना 4, तो 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी ये 128 बार में काट देगा, ठीक है। अब x बराबर क्या निकलेगा, 128 उधर है, ये 124 उधर भी तो जाएगा, तो घट जाएगा, यानी 128 माइनस 124 कितना बचेगा 4। तो x बराबर फाइनली कितना निकलेगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ज़बरदस्त सवाल था, रिवीजन हो गया, ठीक है ना। ऐसे सवाल नेक्स्ट आते हैं। 22 संख्याओं का औसत 19 है, यदि दो संख्या 23 तथा 11 को हटा दे तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। पहले ये दोनों को गुना करना है, 22 और 19। तो 22 संख्या थी, ये को उसका औसत था 19, तो 19 को गुना करेंगे, 19 दूनी 38, 3 बचेगा, 19 दूनी 38 और 3 41, 418 हो जाएगा टोटल गुना करेंगे तो। अब हो रहा है 23 और 11 दोनों को हटाना है, मतलब टोटल संख्या कितनी हटाना है, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 संख्या हमको हटाना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो 418 में अगर हम 34 खाली घटा देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो ये 8 में 4 गया तो 4, इधर हो गया 8 और इधर 3, 384 हो गया। अब 384 जो संख्या है, ठीक है, इसमें से हम 2 संख्या हटाए थे, टोटल संख्या कितनी था 22, 2 को हटा दिया, बचेगा कितना 20, तो अब 20 से भाग देना पड़ेगा टोटल संख्या से। 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, एगो जीरो है तो यानी 19.2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यदि 5 संख्याओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत, हानि कितनी हो रही है 3 का। हानि मतलब बड़ी संख्या नीचे रहेगा 8 और परसेंटेज के लिए 100, यानी 300 बटे 8, 8 से इसको भाग देंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा, 6 60, 8 7 56 हो जाएगा, है ना, 56 हो जाएगा, 4 40, 8 5 40, यानी 37.5% जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है, यदि उस वस्तु को दोगुना कीमत पर बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। तो अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, ऐसे जब भी सवाल रहेगा हमेशा अंकित मूल्य क्रय मूल्य जो भी रहेगा बेसिक में वो हमेशा 100 ही मानना। अगर हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 130, क्योंकि लाभ दिया गया है और लाभ और हानि जो भी है सब क्रय मूल्य में होती है, तो 130 हो जाएगा। अब अगर हम बोल रहा है कि यदि वस्तु को दोगुना कीमत पर बेचे, यानी 130 में बेच रहे हैं ना, इसका दोगुना कर देंगे, कितना बेचे 260 में, 13 दूनी 26 और 1 0 260 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वह लाभ प्रतिशत क्या होता, मतलब 100 से ही हमको बेसिक है तो 100 से ही हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। 100 में खरीदे और 260 में बेचे, लाभ कितना हो जाएगा, अंतर कितना है 160 का। लाभ मतलब छोटी संख्या नीचे 100 और परसेंटेज के लिए 100, तो ये 100 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 160%, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 160% का लाभ होता है। नेक्स्ट आता है
किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी 20% की कमी तो 20, कमी यानी 100/20 यानी 80, और परसेंटेज के लिए 100। ये 4 बार में जाएगा और ये 4 25 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट आते हैं। यदि 20 से 25% कम अंक प्राप्त हुए हैं तो ए के अंक बी के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी 25% अगर हम कम कर दे रहे हैं तो ये 25 मानना, और कम करना है यानी 100 - 25, और परसेंटेज के लिए 100, यानी 25/75, यानी 25 तिया 75 और 300 काटेगा 33 पूर्णांक समथिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक नाव की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल 12 किलोमीटर और 6 किलोमीटर है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। जबरदस्त सवाल किया गया। अनुकूल यानी धारा की चाल और नाव की चाल। अनुकूल मतलब जोड़ना, ये दोनों जोड़ेंगे एक ही साथ जाएंगे तो 12। प्रतिकूल यानी घटाव करना है, यानी जब विपरीत क्रम में आएगा तो घटाव करना है। कितना 6, ये दोनों तो कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी x बराबर कितना निकलेगा 9। अगर x के जगह 9 रखेंगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो नाव की चाल यहाँ पर बोल रहा है, तो नाव वाला कौन वाला होता है, तो नाव शुरुआत वाली होती है, यानी 9 की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वही नाव की चाल है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये पाई चार्ट से संबंधित सवाल दे दिया यहाँ पर, कॉलम वाला सवाल। इससे डेफिनेटली एक सवाल रहता है हर एग्जाम में, ठीक है। देखिए, कंपनी बी ने अधिकतम बिक्री किस वर्ष की थी, ये सवाल किया है। अब 2001 से 11, 15 और 20 इतना साल में अलग अलग बिक्री हुआ है। अब सबको हमको देखते हैं कि किस हिसाब से, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से महीने में हुआ है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हमको 2000 सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि बी कौन वाला है। बी जो है ना, यह जो ऊपर वाला है ये वाला, यही वाला है बी, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है यही है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बिक्री किसमें किया है, यहाँ पर देखिए 2001 में जो है ना, देखिए यहाँ प्रतिशत निकालने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है हज़ारों में कितनी बिक्री हुई है, तो हमको आसान हो जाएगा। ये 700 हुआ है, ये 850 हुआ है, 1150 हुआ है, 1000 हुआ है। सबसे ज़्यादा किसमें 1150, कौन सा साल में 2015 में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 20 सबसे ज़्यादा 2015 में बिक्री किया है। चलिए अगला सवाल आते हैं। समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज की योजनाओं में निवेश किया गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजना में दूसरे वर्ष के ब्याज जो है वह 660 और 600 रुपये की ब्याज दिया। यदि ब्याज 10% है तो मूलधन ज्ञात करना। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याजों का अंतर जो दिया गया है, जैसे इंटरेस्ट, इसका अंतर ढूंढना इनटू ये 100 या ऐसे भी हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमें डिफरेंस यहाँ दे दिया, कितना है दोनों का डिफरेंस 600 और 660, यानी 60 का डिफरेंस है, बराबर P तो नहीं पता, R दे दिया 10%, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 और नीचे 100 का स्क्वायर यानी 10,000। ये 100 कटेगा, दो इधर 100 जो है इधर गुना होगा ना, यानी 6000। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और एक सवाल पूछ दिया यहाँ पर, बोल रहा 2008 से 2016 तक ब्रांड ए ब्रांड बी में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाना है। 2008 से 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड ए और ब्रांड बी की संयोजित बिक्री सबसे अधिक है। ठीक है, देखते देखिए 2009 में देखते हैं। 2008 में कितनी है ब्रांड बी की 1720, और 2009 में देखिए 1840 की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, यही सबसे ज़्यादा है 2009 में, है ना। ब्रांड ए की खोजते हैं। ब्रांड ए की संयोजित सबसे ज़्यादा बिक्री कौन सी है। ब्रांड ए में सबसे ज़्यादा बिक्री अगर देखा जाए तो 2013 में देखिए
1340 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए और बी की संयोजित बिक्री सबसे अधिक किसमें है। अच्छा, दोनों को जोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा किसमें, देखिए यहाँ 1100, 10,050, 1,050 से 1,700, लगभग 2,700 है। यहाँ 1150 और 1,850, लगभग 39-40 तक है, मतलब 4,000। तो सबसे ज़्यादा हमको यही लग रहा है, बाकी सब और सब नीचे ही है। यानी 2009 में जो है 1150 और 1,840 दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 4,000 के आसपास जाएगा, है ना। 3900 कुछ होगा, मतलब सबसे ज़्यादा वही हमको लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वही है दोनों को संयुक्त करने के बाद। नेक्स्ट आते हैं, 5 के पावर में 8 और 3 के पावर में 7 है, गुणनफल की इकाई अंक याद करना। देखिए बहुत ईजी सवाल है। 5 के पावर में यहाँ 8 है, 3 के पावर में यहाँ 7 है। 5 के पावर में कितनों भी पावर में संख्या हो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होती है, ये हमेशा याद रखना। और 3 का पावर में 7, यानी 7 को अगर हम 4 से पहले भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा, ऑड कितना बचेगा 3, यानी 3 का पावर में सिर्फ बचेगा 3, तो 4 तो कट ही जाएगा। 3 का पावर में 3 यानी 27, यानी इधर 27 का इकाई अंक क्या होगा, 7 ही होगा, और इधर 5 हो गया। बोल रहा है गुणनफल, ये 5 7 है 35, दोनों का गुना करेंगे ना, इकाई अंक को खाली गुना करना है, फिर उसका इकाई अंक कितना हो गया, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा था आपका 25 जो है मैथ का सवाल। अब आते हैं रीजनिंग का सवाल, है ना। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 100 है, सॉरी 10 है, 100 है, 200 है, 310 है। अगला वाला अंक जो है वह क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ अंतर कितना है, 90 का। यहाँ इतना अंतर कितना है, 100 का। यहाँ कितना अंतर है, 110 का। अब कुछ समझने बढ़ रहा है, ध्यान देखिए, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ेगा ना, 120 बढ़ेगा ना, यानी 120 और 310 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 430, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का सवाल ज़बरदस्त यहाँ पूछ रहा है कि 4 तारीख 12वां महीना 1995 से 1 तारीख 1, यहाँ देखिए 4 तारीख से 1 तारीख गया, 12वां महीने में 31 तारीख होती है, यानी 27 दिन उधर हो गया, और इधर 1 तारीख, यानी 28 दिन की वृद्धि हो रही है। यहाँ 1 तारीख, वहाँ 29 तारीख, यहाँ भी 28 दिन की वृद्धि हो रही है। फिर 29 तारीख से मार्च, ठीक है, तो 29, ये भी तो जनवरी भी तो 31 दिन का होता है ना, यहाँ 2 दिन और यहाँ 6 दिन, सॉरी 26 दिन, यानी यहाँ भी 28 दिन की वृद्धि हो रही है। अब ये जो है फरवरी में कौन सा ये जो है लीप ईयर हो जाएगा, 96 तो लीप ईयर है, मतलब 29 दिन का होगा। तो इधर 3 दिन और उधर हमको 28 बढ़ाना है ना, मतलब इधर 3 दिन, फरवरी का 3 दिन बच गया, 26 था, 27, 28, 29, इधर 3 दिन और उधर कितना लेना है, 25 दिन, 25 दिन 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 25 तारीख 3वां महीना 1996। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए खाली जगह को भरना है। 2 से 3 गया, फिर 10, फिर 29, फिर 66, ठीक है। देखिए यहाँ 2 से 3 गया, यानी 1 बढ़ा, फिर यहाँ 3 से 10 गया, यानी 7 बढ़ा, 10 से 29 गया, यानी 19 बढ़ा, सॉरी 1, 7, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 29 से 66 कितना बढ़ा, 6 में इधर 7 और इधर 3, 37 की वृद्धि हुई। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिनेरियो अपने आप में यहाँ संलिप्त है, नहीं पता चल रहा है। इसका अंतर कितना, 6 का, इसका अंतर कितना है, 10 और 29, ये 19 का अंतर है। 7 से 19 कितना अंतर है, 7, इधर 12, 7, 19, 12 का अंतर है। 19 से 37, 8, 8, 16, 17, यानी 8, ठीक है, और 3 में मतलब 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 का अंतर है। अच्छा, आप समझ में आ गया। 6 का पड़ा, 6 कम 6, 6 दिन 12, 6 18, 6 24। अब अगला वाला जो है हो जाएगा वह 24 हो जाएगा, यानी 37 के बाद 24 हो जाएगा, है ना। तो 37 में हम लोग 24 जोड़ देते हैं, तो 4 और 7,
मतलब अंतर होना चाहिए 37 में 24 का, समझ रहे हैं। तो अगर हम अंतर ढूंढ रहे हैं 24 का, तो 37 में हम कितना जोड़ना पड़ेगा कि 24 अंतर आएगा। ठीक है, तो 24 हमको ढूंढना है अगर, तो अगर हम कितना रखना पड़ेगा, तो 7 इसमें जो है 24 जोड़ देते हैं, 37 प्लस 24, तो 7 4 11 1 इधर 3 3 6 61 जोड़ना पड़ेगा। तो 37 में 61 जोड़ेंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा। 37 में हम लोग को 61 जोड़ना पड़ेगा ना, इकसठ हमको 37 में नहीं, 37 में कैसे, उस हो गया 66 में, या लास्ट 66 है ना, तो 66 में 61 जोड़ना पड़ेगा। ये 7 और इधर 12 यानी 127, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये सवाल देखिए, PQRSTU भी 7 मित्र जिन्होंने परीक्षा में अलग अलग अंक अर्जित किए, केवल 2 व्यक्ति के अंक S और P के अंकों के बीच में है। केवल 2 व्यक्ति जो है ना P और S के बीच में है। अब आगे बोल रहा है कि P और S के बीच में है और P के अंक S के अंक से अधिक है, यानी ये टॉप में है और ये बॉटम मतलब कम में है, बॉटम नहीं कम में। R ने सर्वाधिक अंक अर्जित किया, तो R सबसे ऊपर में हो जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद R ने सबसे सर्वाधिक, T ने Q से अधिक अंक अर्जित किया है। T जहाँ भी है वह Q से ज़्यादा ही है, ठीक है, Q से ज़्यादा ही है। U और V क्रमशः द्वितीय क्रम और सबसे कम क्रम, मतलब V सबसे नीचे, उससे ऊपर कौन, द्वितीय क्रम में U है, पेन चल नहीं रहा, U है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि चौथे क्रम में कौन है, चौथे क्रम में यहाँ पर कौन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा था कि P और S जो है ना, इसके बीच में 2 व्यक्ति है, यानी P को अगर हम R के जस्ट नीचे बैठा दे रहे हैं तो उसके बीच में T और Q हो जाएगा, यानी उसी के जस्ट नीचे कौन है, S, और उसके नीचे कौन हो जाएगा आपका U और V, क्योंकि U और V जो है ना वह पहला और दूसरा नंबर में है, मतलब पहला में V है, दूसरा में U है, P और S भी बैठ गया, सारे बैठ गया, टोटल 7 को हो गया। अब हो रहा है चौथे नंबर में कौन है, तो चौथे नंबर में Q है, देखिए ना नीचे से चौथे नंबर में Q, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये सवाल बॉडमास का बहुत ज़बरदस्त। सही बनाने के लिए समीकरण कौन सी संख्या है जो अंक नहीं परस्पर जो है वह बदल देना पड़ेगा, ठीक है। किसको बदलेंगे, देखिए ऐसे संख्या जब भी रहेगा पहले भाग को देखना है ना। भाग को अगर हम देख रहे हैं 3 और 4, तो 3 को भी अगर हम बदल देते 4 से, तो 4 से 12 तो कटिए जाएगा, तो 4 से 12 अगर हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ मतलब 3 हो जाएगा, और 3 पचे 15, ठीक है। तो 3 और इधर 15, 15 और 3 16 17 18, 2 घटेगा नहीं घटेगा, पहला गलत। 3 और 2 को बदलते हैं, 3 यहाँ 2 6, 2 यहाँ रखेंगे तो 12 से 2 भागा लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ ये हो सकता है, देखते हैं 12 है भागा 3 है, उसके जगह 2 रखेंगे, यही तो बोल रहे हैं ना, और माइनस 2 के जगह 3 रखेंगे, और प्लस ये डायरेक्ट गुना कर देते हैं 5 और 20, ठीक है। इसको काटेंगे तो 6 बार में, 6 और 20 यानी 26, 26 में 3 घटेगा तो 23 हो गया ना, 23, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद जो है वह दाएं मुड़ जाता है, यानी एक स्थान से शुरू किया, उत्तर दिशा की ओर 2 मीटर गया और फिर वह दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर फिर चलता है, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर फिर चलता है। अब वह कौन दिशा में जा रहा है, फिर उत्तर ही की ओर जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 व्यक्ति ABCDE एक अखबार पढ़ते हैं,
सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। देखिए 5 व्यक्ति है, ABCDE। यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति जो है ना वह सी को अखबार देता है, यानी सी जो भी है ना वह दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहला नंबर में जो भी था उसने सी को दिया, यानी दूसरा नंबर में सी पढ़ा। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा उसने वह ए से लिया था, मतलब लास्ट सेकंड जो है ना वह ए ने शुरू किया था। लास्ट सेकंड किसने पढ़ा है? ए ने, क्योंकि उसके बाद जो दिया था वह अंतिम था, यानी लास्ट सेकंड ए था, यानी ए जो है ना वह के को टोटल है 5 आदमी, यानी ये चौथा आदमी था पढ़ने वाला। समझ रहे? अब आगे बोल रहा ई अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। अगर दूसरा है, चौथा है तो पहला और अंतिम भी नहीं है, तो ई कितना नंबर में है? तीसरा नंबर में। कैसे निकालें? पहला भी नहीं है, अंतिम भी नहीं है, दूसरा भी निकल गया, चौथा भी निकल गया, बच रहा है 3 ना, तो ये 3 नंबर में है। बोल रहा है बी और ए के बीच के पाठक के बीच में 2 व्यक्ति पे मतलब है, यानी ए चौथे नंबर में पढ़ रहा तो बी कितना नंबर में पढ़ेगा? पहला नंबर में। कैसे? अब आप बोलिएगा कैसे पहला नंबर में? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति का डिस्टेंस है, मतलब 4 में, मतलब उसके बीच में जो है ना 2 व्यक्ति पढ़ा है। डिस्टेंस में उसके बीच में 2 व्यक्ति पढ़ा है। तब ना बी के बाद कौन पढ़ा? सी पढ़ा, फिर ई पढ़ा, उसके बाद 4 ए ने पढ़ा था, 4 ने पढ़ा था, यानी ए ने पढ़ा था। तो अब यहाँ से जाहिर हो जा रहा है कि लास्ट में कौन पढ़ा? कौन बच गया? डी। तो डी जो है वह लास्ट में पढ़ा, यानी 5वां नंबर में पढ़ा। मस्त सवाल था लेकिन, है ना? बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट जहन में याद रखना है। अब बोल रहा है उस व्यक्ति की ज्ञात की जो अंत में पढ़ा था। डी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा गया, तो विंड को किस रूप में लिखा जाएगा? देखते हैं अब गोल्ड से IQNF क्या रिलेट है। बहुत ही आसान रिलेट है, देखिए ना। GHI 2 जोड़ेंगे, OPQ 2 जोड़ेंगे, LMN 2 जोड़ेंगे, DEF 2 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, WXY 2 जोड़े ना, IJK, तो Y के ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बस ऑप्शन और है ही नहीं YK वाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कथन से। बहुत शानदार सवाल है यहाँ से, ठीक है। ऐसे सवाल ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला रहती है। एक चीज़ हम बता रहे हैं कि ऐसे सवाल जब भी रहेगा, कथन में जिस मतलब शब्द का जिक्र है, धारणा भी उसी से रिलेट रहेगा, ये हमेशा याद रखना। अब धारणा में कोई बात सही भी लिखा है और कथन में जिक्र नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए तो कथन हम लोग पढ़ते हैं। कथन यहाँ क्या बोल रहा है? कथन यहाँ बोल रहा है कि ऊर्जा के गैर नवीनकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। गैर नवीकरण यानी अनवीनीकरण किसको बोलते हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये हो गया आपका गैर नवीनकरण, यानी ये जो है ना आपका प्रदूषित है, प्रदूषित करने वाला जो है एक ईंधन है, और ये जो है ना पीढ़ी, अगले वाले पीढ़ी के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है, क्योंकि ये जो है अब दर बर दर जो है आने वाले दिनों में बन नहीं रहा, जितना बना था बन गया और है नहीं दुनिया में, मतलब ये चीज़ एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया गैर नवीनकरण। इसको कथन दे रहा है कि अगली पीढ़ी के लिए बचाना है हमें, तो इसका यूज़ कम करना पड़ेगा, यही मतलब कथन बोल रहा है। धारणा क्या बोल रही है? अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीनकरण स्रोत नहीं होगा। क्या ये मतलब ये जो अभी हम ये धारणा जो बोल रहा है, क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? ये हम कैसे बता सकते हैं कि नवीनकरण स्रोत के लिए जो है वह स्रोत ही ने, नवीनकरण किसको बोलेंगे? जैसे सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा, ठीक है ना, पवन, विंड, ये सारे जो है नवीनकरण ऊर्जा है। ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो अगली पीढ़ी के लिए कहाँ बच तो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रही है? तो बोल रहा है कोई स्रोत ही नहीं बचेगा, यानी पहला तो गलत है ना। दूसरा बोल रहा है यदि ऊर्जा के गैर नवीनकरण स्रोत समाप्त हो जाते हैं, यानी वही कोयला पेट्रोल ख़त्म हो जा रहे हैं, जो अगली पीढ़ी उसका प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी। बिल्कुल, अभी अगर ख़त्म हो जा रहा है तो अगली पीढ़ी सक्षम नहीं होगा। विकल्पों में कौन सा सही बता रहा है? दूसरा ही सही तो बता रहा ना, यही तो बोल ही रहा था, यही तो कि अगर हम गैर नवीनकरण ऊर्जा अगर समाप्त हो जा रहे हैं तो अगली पीढ़ी के लिए नहीं बच रहा है, सक्षम नहीं होगी उसकी। तो दूसरा जो बोल रहा है ना इनडायरेक्टली तो यही बोला है ना, तो दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मस्त सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये भी कथन और कारण दिया गया है, ज़बरदस्त सवाल। देखिए, पूरा मंत्रीगण अपने कार में जन समारोह में आया। अपने कार में जो आया ना, जो समारोह करने गए थे वो अपने कार से गया, ठीक है, ये बोल रहा है कथन। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष यहाँ पर बोल रहा है कि
सभी मंत्री धनी थे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है निष्कर्ष कि सभी मंत्री जो है ना वह धनी थे। क्या सभी मंत्री का जिक्र किया है यहाँ पर? नहीं, तो पहला गलत है। अब धनी है भी या नहीं है, लेकिन कथन में जिक्र नहीं किया है कि सभी मंत्री का धनी है, पैसा वाला था, ऐसा जिक्र नहीं है। वो कार समारोह का जिक्र किया गया है, तो पहला गलत है। दूसरा, मंत्रियों के पास कार है, बिल्कुल सही, मंत्री के पास कार है तभी तो उसी से आया है ना, यानी ये सही है दूसरा। तीसरा, मंत्री जो है ना जन समारोह में गया, यही तो बोल ही रहा, जन समारोह में ही गया है। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, कथन में जो बोला है, जो दिख रहा है, उसी को निष्कर्ष हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। मतलब 2 3 सही है तो 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर कथन और कारण। देखिए ऐसे सवाल जो है ना हमें बहुत ज़्यादा बार फंसाता है। आप कितनों भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सारे इजी बनेंगे। कॉन्सेप्ट पता हो रहा है, जो चीज़ हम बोल रहे हैं अब तक, जितने भी चीज़ बोले इस कथन कारण के रूप में एकदम जहन में बैठा लेना है। ठीक है, और ऐसे सवाल जब भी पढ़िएगा एकदम माइंड एकदम फ्रेश करके पढ़िएगा। कहाँ जो एक छोटा छोटा शब्द छिपा रहेगा वो कहना मुश्किल है। चलिए कथन यहाँ फिर बोल रहा है, बोल यहाँ का कि अगर प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों में मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए होगा, मतलब जरूरतमंद चीज़ों को हमको हेल्प करना है, यही बोल रहा है। निष्कर्ष बोल रहा है कि धनी लोग जो है ना मानव प्रेमी होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि धनी लोग जो है वह मानव प्रेमी होती है। अच्छा, धनी लोग का कहीं यहाँ जिक्र है? गरीब अमीर का जिक्र नहीं था, यहाँ मानव प्रेमी का जिक्र था, धनी का जिक्र नहीं था। गलत, पहला गलत है, जिक्र नहीं है कथन में। दूसरा, गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं करते, ये भी गलत, इसका भी जिक्र नहीं। धनी अमीर गरीब इसका जिक्र ही नहीं है कथन में। ये लाख सही है आपके समाज में, लेकिन कथन में बोल रहा है, कथन से रिलेटेड है, तभी हम इसको सही मानेंगे, ना तो नहीं मानेंगे। ये भी गलत, ये भी गलत, कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होना, तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट आते हैं, वो अंक ज्ञात करना है जो सिर्फ एक ही आकृति से संबंधित है। कौन सा शब्द जो है वह एक ही आकृति से संबंधित है? यहाँ 5 जो दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ वर्ग में है और किसी भी नहीं है, ना तो ट्राइंगल में है, या ना तो सर्कल में है, या ना दूसरा ट्राइंगल में कहीं है, नहीं ना। तो 5 जो है वह एक ही आकृति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है ना कहीं 1 या 2 से संबंधित है ही। चलिए अगला सवाल, ये सवाल बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है कुछ बेल्ट से चमड़ा है, कुछ बोला है हल्का सा टच करना है, कुछ बेल्ट चमड़ा है। ठीक है, सभी चमड़े त्वचा है, सभी चमड़ा को न घेर देना है त्वचा के रूप में। त्वचा कैसे लिखे? अच्छा तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, त्वचा। अब बोला कुछ त्वचा सफ़ेद है, तो त्वचा कुछ जो बोला है तो कुछ ही टच करना है, सफ़ेद यानी वाइट कर लेते हैं। अब निष्कर्ष क्या बोला है? निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ बेल्ट जो है वह त्वचा है। बेल्ट और त्वचा में जिक्र है, बिल्कुल यहाँ पर हल्का सा टच है ना, यानी पहला सही है। कुछ ही बोला था तो हल्का सा तो टच है। कुछ बेल्ट से सफ़ेद है, कुछ बेल्ट से सफ़ेद नहीं, सफ़ेद अलग चीज़ है। यहाँ देखिए ये दोनों का कोई रिलेट नहीं है, यानी ये गलत है, तो पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए ए, फिर ई, फिर के, उसके बाद फिर सी दे दिया। ठीक है, ए बी सी डी ई 4 जुड़ा, मतलब 4 प्लस है। ठीक है, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के 6 जुड़ा, मतलब पहला 4 फिर 6, तो अगला वाला कितना हो जाएगा 10, दो को बढ़ रहा है ना। तो के सॉरी 10 के से 8 हो जाएगा ना, 4 2 8, उसके बाद 10 होगा। तो के 11 नंबर में क्या आता है, उसमें 8 जोड़ेंगे तो 19 नंबर में क्या आता है? एस आता है, 19 एस नंबर में आता है, वही तो सही हो जाएगा। 19 और एस, 19 एस, ये गलत ये गलत ये गलत ये सही, 19 एस, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये सवाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है रीजनिंग का। देखिए बोरा 2 को 16 बना दिया, 3 को 81, तो 6 को क्या बोलेंगे? सवाल मस्त है, क्या रिलेट है? अगर हम 2 के पावर में 4 लिखेंगे, मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना
2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब पावर में 4 आ गया। 3 का पावर में 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 6 का पावर में 4, तो 6 छक 36, 36 छक 216 होती है ना, और 216 छक कितना हो जाएगा 1296। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यदि ये जो है मिस एप्रोप्रिएशन शब्द सभी स्वरों को हटा दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के बाएं से तीसरा होगा। देखिए मस्त सवाल किया है। सबसे पहले एम है, स्वर को हटा देना, आई स्वर है ना, उसको हटा देंगे यानी एस, फिर ए हट जाएगा, पी डबल पी है, फिर आर है, ओ हट जाएगा, पी, फिर आर, आई ए हट जाएगा, टी आई ओ हट जाएगा, और एम। इसको अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है, मतलब ABCD के रूप में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इस आधार पे, तो सबसे पहले एम हो जाएगा, है ना, एम, एन है, उसके बाद फिर डबल पी है, ठीक है, उसके बाद डबल आर है, उसके बाद ए को एस, फिर टी है लास्ट में। व्यवस्थित कर दिए। अब यहाँ बोल रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से चौथा, दाएं से चौथा 1 2 3 4, ये चौथा है दाएं से, चौथे अक्षर के बाएं तीसरा, इधर फिर बाएं जाएंगे, 1 2 3, तीसरा में कौन है, एन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो फोटोसिंथेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, देखिए दोज तो बन जाएगा, THOSE है, SCENT ये भी है, प्रोन PRR नहीं है, आर कहीं दिख रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ आर है, यानी ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्पर्श करना यानी महसूस करना, तो अभिवादन करना यानी स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द में जो है देखिए टेल को लेट कहा गया, तो कैफ जो है वह किससे बना हुआ है, देखिए TALE यही शब्द है, इसको बोला गया LATE, ये ई को डायरेक्ट रखा गया, ए को डायरेक्ट रखा गया, खाली ये चेंज हुआ है ना, तो CAFE, ये ई को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, और इसको यहाँ कर देना है, इसको यहाँ कर देना है, यानी क्या हो जाएगा फेस। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों से संबंधित चुनना है। देखिए 3 का पावर में 5 अगर हम करेंगे, 1 2 3 4 5, ये सारे मान के चलिए 3 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 होगा ना, तो 5 के पावर में भी 5 रखना पड़ेगा, यानी 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहे कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा कि मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, तो मैं अपने माँ को ही बोलूँगा ना, मैं अपने माँ को ही बोलूँगा कि इकलौती बेटी है, उसका कोई और संतान नहीं है, तो इकलौती बेटी है। मैं अपने माँ को ही बोलूँगा कि मेरी माँ जो है ना वह आपके पिता यानी मेरे माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो किसको मैं बोलूँगा, अपने माँ को बोलूँगा, माँ है कमला और राजेश, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि संख्या ये दे दिया गया है, ये शब्द ये अंक सभी विषम संख्याओं में 1 जोड़ेंगे और सभी सम संख्या में 1 जोड़ना, फिर नए शब्द को आरोही क्रम में सजाना है, तो दाएं से 5वीं संख्या क्या हो जाएगा। ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पर 4 है, 1 बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 8 है, 1 बढ़ाएंगे 9, फिर 8, ठीक है, फिर 4
फिर 3, ठीक है, फिर 8, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर 9, फिर 2 और 3, सब में को जोड़ दिए हैं ना इसमें और इसमें। अब और आरोही सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8 2 को है और 9 2 को है। आरोही क्रम सजा दिए। अब और दाई से पाँचवा, दाई से 1 2 3 4 5, 5 में कौन है 7, 7 मतलब संख्या कौन है 7 है 5 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि वैसा जिनका संबंध वैसा नहीं है जैसा कि परोपकारी से स्वार्थी के बीच में है। परोपकारी से स्वार्थी का मतलब संबंध नहीं है। प्रकाश करना अंधेरा ये सही है, एक दूसरे का ही है ना, अपोजिट। जुड़ जाना, लगे रहना, नहीं छोड़ना, ये तीनों तो एक ही चीज़ हो गया, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, तीनों एक ही चीज़ हो गया। निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करना है। सबसे असंगत इनमें से कौन है? देखिए कौन सी संख्या सबको जोड़ते हैं, 8 8 16 17 7 7 14, 20 नहीं हो रहा, 8 7 15 5 20 नहीं हो रहा है, और 36 था उधर ना, नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ दिख रहा है, देखिए 7 उससे कम 6, फिर 5 3 यानी अवरोही में सजाया है, 5 4 3 2 ये भी अवरोही में सजाया है, 8 7 6 5 ये भी अवरोही में सजाया है ना, ये अवरोही में नहीं सजा। अच्छा पहला ही ये भी तो यही तो गलत है, 7 6 5 3 ये तो अवरोही में ठीक है। 6 7 8 9 5 6 7 8 3 2 3 4। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ मस्त एकदम नीला, 6 7 8 9 5 6 7 8 सब एक एक को जुड़ रहा है। यहाँ पर जो वैसे सिनेरियो नहीं है, 3 के बाद 5 हो गया, 5 6 7 तो ठीक है, लेकिन 3 के बाद 5 हो गया, 4 रहता तो हो जाता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, विषम इनमें से कौन सा है? देखिए 62 में 37 का अंतर कितना है? 5 2 7 2 25 का अंतर है। 85 में 60 इसमें भी 25 का अंतर है, इसमें भी 25 का अंतर है, लेकिन इसमें 25 का अंतर नहीं है, ठीक है, इसमें 34 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि 4 सदस्य का ध्यान दें, नारियल मूंगफली सरसों मकई दिए गए विकल्पों के ऊपर में कौन से समूह जो है वह अनुरूप है? ध्यान देना है। ये सारा क्या है? काजू है? नहीं, जैतून नहीं है, बादाम है, बादाम लग रहा है, ये बादाम है सारे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ये सवाल मस्त है, यहाँ देखिए बोल रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दर्शाता है, केवल कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट कौन दर्शाता है? जहाँ सबसे बड़ा त्रिभुज जो है ना डेंटिस्ट से संबंधित है, त्रिभुज डेंटिस्ट से, दूसरा बड़ा त्रिभुज जो है वह कार्डियोलॉजिस्ट से, और वृत्त न्यूरोलॉजिस्ट से संबंधित है, तो वर्ग डेमेटोलॉजिस्ट से संबंधित है। तो कौन हो जाएगा जो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, यानी छोटा वाला वृत्त ट्रायंगल और वृत्त, ये दोनों में कौन है? इसी दोनों में एकमात्र सी है जो कि छोटा वाला वृत्त, छोटा वाला त्रिभुज जो कि किससे संबंधित है, ठीक है, जो कि त्रिभुज हमें पूछ रहा था क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है त्रिभुज में है, और एक को क्या पूछ रहा था? कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट वृत्त में है, तो सी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है। देखिए मीरा जो है ना वह सचिन की पत्नी है, तो ये पति हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए। सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन कौन है? शारदा।
यानी ये भाई बहन हो गया। और वह अर्जुन की पत्नी है। शारदा जो है ना वह अर्जुन की पत्नी है। ये हो गया पति पत्नी। ठीक है। अर्जुन मीरा का भाई है। अर्जुन की बहन कौन है? मीरा। अब ये मीरा कहाँ आ गया? मीरा तो शुरू में था ना, ये मीरा, यानी अर्जुन तो इधर भी रह सकता है। मीरा और अर्जुन भाई बहन। ठीक है, भाई बहन ऐसे ही शादी हुआ है। ठीक है, उसका बहन को ये अपने ये। अब हो रहा है कि अर्जुन मीरा। सोनाली अर्जुन की बेटी है। अरुण सोनाली का क्या संबंध है? अर्जुन की बेटी कौन है? सोनाली। अरुण का अरुण शारदा का बेटा है। अच्छा, अरुण शारदा का बेटा है। ये शारदा का बेटा अरुण है। ठीक है, और सोनाली अर्जुन की बेटी है, यानी सोनाली यहाँ हो जाएगा। तो बोल रहा है अरुण का सोनाली से क्या संबंध है? ये दोनों का क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? भाई का संबंध होगा, क्योंकि अर्जुन और शारदा तो पति पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अंतिम सवाल। बोल रहा है 23, 29 और 37 का क्या संबंध है? जो ऑप्शन के आधार पे उसमें भी ओरेगो ऐसे ही संबंधित है। देखिए क्या संबंधित है। अच्छा, एक चीज़ हमको मिल रही है, 23 जो है ना प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, 37 भी अभाज्य संख्या है, किसी से भी कटेबल नहीं है खुद के अलावा। और कोई यहाँ 21 है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये 49, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये 15, ये भी प्राइम नंबर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी बचा ऑप्शन नंबर 4 जो कि 41, 43, 53, बाकी तीनों जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग लगभग 55-56 सवाल देखें। ठीक है, ये रहा था आपका रीजनिंग का, और हम लोग मैथ रीजनिंग बहुत ईजी वे में देखें। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। अगर आप सिंसियरली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, वो सारे जो है आपके सामने इसी वीडियो में जो है आपका कंटेंट मिलेगा, सारे जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। आप फिर से एक बार सेट मार सकते हैं। बहुत ही इजी और शॉर्ट में हम जो भी कुछ बताएं, उम्मीद कर हमारी मेहनत आपको ज़रूर कुछ भी जो है पसंद भी आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कम से कम एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।